नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो ग्रामीण विकास का आपका जो पोर्शन है, तो वो पूरा का पूरा पोर्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये आपको यहाँ पर ये बुक दिख रही है, इस पूरी बुक को हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा बुक डिस्कस करेंगे और पूरा ग्रामीण विकास का आपका जो पोर्शन है वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। आपको 3 से 4 या 5 वीडियो में आपको ये पूरी की पूरी बुक का जो आपका रिव्यू है वो पूरा मिल जाएगा और आप इसको देख पाएँगे और इसको आप वीडियो को पॉज़ करके आराम से इसको पढ़ सकेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग देख सकते हैं कौन-सी बुक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है, पूरा अध्यायवार यहाँ पर डिस्कशन होगा। जो आपके सिलेबस में दिया गया है यूपी लेखपाल के, वही सारा का सारा डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है आपका वो है स्थानीय स्वशासन, ठीक है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए देखते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर है स्थानीय स्वशासन की बात चल रही है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर हमको डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है टॉपिक, स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य, ठीक है? स्थानीय लोगों के द्वारा शासन प्रशासन में भागीदार होकर उसका संचालन करना होता है। अर्थात शासन को सबसे निचले स्तर पर संचालित करना, जिसमें आम लोगों की सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जा सके। इसे ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान किया गया था, ठीक है? नेक्स्ट आता है 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान कर उनका सुदृढ़ीकरण किया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत पूरे देश में उपखंड या तालुका बोर्ड की स्थापना की गई। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कहा गया, ठीक है? नेक्स्ट आता है 1907। 1907 में होब हाउस की अध्यक्षता में राजनीतिक विकेंद्रीकरण आयोग शाही आयोग का गठन किया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम में स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया एवं स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया, ठीक है? आगे आते हैं 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें इसे राज्य का विषय बना दिया गया। तो यानी कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, जो हम भारत का संवैधानिक विकास की जब हम स्टडी करते हैं, तो उनमें इन सारे एक्ट्स और अधिनियम को देखते हैं। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसमें इसे राज्य का विषय बना दिया गया था। श्री मन्ना रायण अग्रवाल ने संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर, श्री मन्ना रायण अग्रवाल ने संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया। तत्पश्चात भाग 4 डीपीएसपी, आपको जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व ने अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही। तो उसके बाद जो डीपीएसपी है, जो कि भाग 4 में है, उसमें अनुच्छेद 40 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका, केंद्र सरकार ने पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की। 24 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है डेट कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है कब से स्टार्ट किए गए। तो 24 अक्टूबर 1952 से, जिसके तहत पहला कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से 1953 में प्रारंभ हुआ, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं कुछ जो आपके पंचायती राज विकास से संबंधित कुछ समितियां हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपको इन सारी समितियों के बारे में स्टडी करना है। तो पहली जो समिति है वह है बलवंत राय मेहता समिति, 1957। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है ये पंचायती राज व्यवस्था में मजबूती प्रदान करने के लिए 1957 में किया गया, ठीक है? इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। इस समिति इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सुझाव दिए तथा समिति इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर इस समिति में जो बात किया गया था वो बात किया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस समिति के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। तो ये थी आपकी कौन सी समिति, आपकी जो ये समिति है, इसी में ये है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का यहाँ पर सुझाव दिया गया था, ठीक है? बलवंत राय मेहता समिति। तो इसमें कौन कौन से स्तर पर था? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की बात की गई थी, प्रखंड स्तर पर या जिसे आप ब्लॉक बोलते हैं उसमें पंचायत समिति की बात की गई थी, और जिला स्तर पर जिला परिषद की बात की गई थी, ठीक है? 12 जनवरी 1958 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति जो थी, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति एक मिनट,
बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश को स्वीकार करते हुए राज्यों से इसे कार्यान्वित करने को कहा। बलवंत राय मेहता का पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार भी कहा जाता है। तो बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार भी कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर 1958 ईस्वी में इसे लागू किया गया। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं पूर्णतया से पहली बार जो इसको लागू किया गया था, किस राज्य में लागू किया गया था, तो ये 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक शुरुआत की। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में कि किस जिले में लागू की गई थी, तो ये जो व्यवस्था थी 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक शुरुआत की थी। अतः राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बना जहां संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। नेक्स्ट आते हैं, इसके पश्चात अगर बात करते हैं तो 1959 में आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक में 1960, महाराष्ट्र में 1962 और गुजरात में 1963 में इसे स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट आती है इसी से संबंधित पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अशोक मेहता समिति, जो कि आपकी जो है 1977 में इस समिति को लाया गया। अशोक मेहता समिति का गठन जो है ये 1977 ईस्वी में किया गया और इस समिति में कुल 13 सदस्य थे। अगस्त 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस समिति ने त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे की प्रस्तुति की थी। यानी जहाँ की बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में आई थी उसमें त्रिस्तरीय ढांचे की बात की गई थी, लेकिन अगर बात करें अशोक राय मेहता समिति के बारे में तो इसमें सिर्फ द्विस्तरीय ढांचे की बात यहाँ पर की गई थी। एक बताया गया था कि जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए और दूसरा मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होना चाहिए। ठीक है, इस समिति के अनुसार जिला परिषद को शक्तिशाली बनाकर उसे ही समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु माना जाना चाहिए तथा विकास योजनाओं की तैयारी जिला परिषद द्वारा क्रियान्वयन मंडल पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। उस समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डॉक्टर GVK राव समिति। ये भी इंपॉर्टेंट समिति है, तो ये सारी समिति आपको याद रखना है डेट बाय डेट, क्योंकि कभी कभी आपको कालक्रम में सजाने को भी बोल दिया जाता है, तो आपको ये सारी समितियां डेट बाय डेट आ रही हैं। तो पहले हमने यहाँ पर समिति देखी बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में बनी, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही। दूसरी समिति आपकी अशोक मेहता समिति आती है 1970 में, जिसने दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करी। और फिर नेक्स्ट आ जाती है आपका डॉक्टर GVK राव समिति 1985। तो इसने देखते हैं क्या बातें की। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था सिफारिश करने के लिए 1985 में डॉक्टर GVK राव समिति का गठन किया गया। इस समिति का जो गठन है आयोग की सिफारिश पर ही किया गया था और समिति ने स्थायी सुशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर तथ्य आपका हो जाता है कि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि किस समिति ने जो स्थानीय सुशासन है इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात की थी सबसे पहले। तो डॉक्टर GVK राव जो समिति है जो कि 1985 में आई थी, इसी समिति ने सबसे पहले स्थानीय सुशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की बात कही। पंचायती शासन संस्थाओं के चुनाव, गैर दलीय व्यवहार एवं नियमित रूप से कराने, न्याय पंचायतों और ग्राम न्यायालयों के गठन करने तथा पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश यहाँ पर इस समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आता है PK थुम्बन समिति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, PK थुम्बन समिति। 1989 में ये समिति आई। तो 1989 में PK थुम्बन समिति का जो गठन है पंचायती राज्यों पर विचार करने के लिए किया गया। थुम्बन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव किया। यानी कि जो सुझाव यहाँ पर GVK राव समिति के द्वारा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई थी और वही यहाँ पर संवैधानिक दर्जा देने की बात PK थुम्बन समिति के द्वारा भी कही गई। थुम्बन समिति की सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, हालांकि इसे राज्यसभा द्वारा नामंजूर कर दिया गया। यानी कि ये जो सबसे पहला इसका जो विधेयक आया, इसको जो है संवैधानिक दर्जा देने को लेकर, तो सबसे पहला विधेयक 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इस समय ये राज्यसभा में पास नहीं हो सका और ये वहीं पर रुक गया। उसके पश्चात क्या हुआ, पंचायतों संबंधी प्रावधान के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया और 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सम्मति प्रदान कर दी। ठीक है, तथा 24 अप्रैल 1973 से 73वां संविधान संशोधन अधिकतर पूरे देश में लागू हो गया। अतः 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन था, इसी के तहत जो है राष्ट्र पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया। ठीक है, आगे आते हैं पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में आया था और 1993 में पास हो गया था, द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा यहाँ पर प्राप्त हुआ। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें कौन से भाग में जोड़ा गया इसे, तो भाग 9 यहाँ पर क्रिएट किया गया और उसमें 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।
तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी इसमें? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में कुछ कुल 29 विषयों का उल्लेख मिलता है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11वीं जो अनुसूची इसमें जुड़ी गई उसमें कुल कितने विषय थे? तो कुल 29 विषय थे जिन पर पंचायत विधि बनाने की शक्ति प्रदान थी। जिस पर पंचायत को क्या थी? जो है विधि बनाने की जो शक्ति है पंचायतों को प्रदान थी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले पॉइंट पर। अब 11वीं अनुसूची के जो विषय हैं उनको देख लिया जाता है। तो पहला विषय है आपका, ठीक है, यहाँ पर कृषि जो है, इससे संबंधित पहला जो आपका विषय यहाँ पर क्या बनता है? फर्स्ट विषय आपका यहाँ पर बनता है कि कृषि विस्तार, कृषि एवं कृषि विस्तार। दूसरा पॉइंट आपका बनता है, दूसरा जो पॉइंट आपका बनता है यहाँ पर वो है आपका भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण। तीसरा पॉइंट है लघु सिंचाई, लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल क्षेत्र का विकास, पशुपालन, कुक्कुट उद्योग और डेयरी उद्योग। ये सारे के सारे 11वीं अनुसूची के जो विषय हैं वो बताए गए हैं। मत्स्य पालन उद्योग, सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी, खाद्य ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन व चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जल मार्ग व अन्य संचार साधन। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर लघु उद्योग, लघु उद्योग, लघु वन उपज, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार एवं मेले, परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास, समाज कल्याण, दुर्बल वर्गों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय। तो ये 29 विषय हैं जिस पर यहाँ पर बात की गई। जिला पंचायतें जो हैं या जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए 29 विषय यहाँ पर निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट आते हैं हम, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संशोधन का अभिपालन करने वाला जो पहला राज्य था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो इस संशोधन का अभिपालन करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था? वो आपका था यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो फर्स्ट मैंने अभी बात की थी कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू कहाँ पर की गई थी, तो ये लागू की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में। लेकिन उसके बाद जब इसे संवैधानिक दर्जा देने के बाद यहाँ पर, क्योंकि वो तो 1959 में लागू की गई थी, ठीक है, संवैधानिक दर्जा देने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को जो लागू किया गया, तो इसमें जो इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य था वो था मध्य प्रदेश। ठीक है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि अन्य बातों के साथ साथ इसमें सभी स्तरों के पंचायतों के नियमित चुनाव कराने, SC ST व महिलाओं की सीटों का आरक्षण और स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के उपायों सहित राज्य वित्त आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग का भी प्रावधान किया गया है। तो इसी के तहत राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। पंचायती राज का प्रधान उद्देश्य जो है वो ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना और गाँव को सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान करना है। अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर कुछ जो और टर्म्स हैं, जैसे कि ग्राम सभा क्या होती है। तो ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय न होकर राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांव का समूह होता है। इस अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। यानी आप जान सकते हैं कि जो आप निर्वाचन जो आपका वोटर लिस्ट में जो नाम होता है एक तरीके से, तो जो निर्वाचन नियमावली उसे बोलते हैं, उसमें जिनके नाम दर्ज हैं उन्हीं का एक सामूहिक समूह को ही बोल दिया जाता है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा ग्राम के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित हों। ठीक है, ये अनुच्छेद 243 का की बात है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत ग्राम सभा का कार्यकारी संस्था है। यानी कि जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा का ही कार्यकारी संस्था है तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण व मूल्यांकन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पंचायतों की संरचना एवं गठन। अनुच्छेद 243 खा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 243 खा जो है वो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत का गठन करना, जिला स्तर पर पंचायत के जिला परिषद का यहाँ पर गठन के प्रावधान की बात की गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पश्चिम बंगाल एक आपका ऐसा मात्र राज्य है जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था 4 स्तरीय है। यानी कि बाकी सब जगह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, दूसरा है
अचल पंचायत और तीसरा है आंचलिक परिषद, चौथा है जिला परिषद। तो ध्यान रखना है, ग्राम पंचायत, अचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट आता है पंचायत में आरक्षण। अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में एससी एसटी तथा महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण है। तो ये इंपॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की बात की गई है, तो 243 डी में। ठीक है। एससी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर होगा। इसमें से 1/3 भाग इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। 83वां संविधान संशोधन जो कि 2000 के तहत, जो 2000 में किया गया था, इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रभाव न करने की छूट प्रदान की गई है। इसके पीछे रीजन ये था कि अरुणाचल प्रदेश में चूंकि कोई एसटी नहीं था, इस वजह से वहाँ पर ये छूट प्रदान की गई थी कि आप जो 83वां संविधान संशोधन 2000 है, इसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान चाहे तो करे, या अगर वो अपनी इच्छा पर कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वहाँ पर ऐसी सीटें ही नहीं होंगी तो फिर एससी का जो है आरक्षण की क्या जरूरत है, इस वजह से यहाँ पर इसका प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए आरक्षण को कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होगी। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर है। महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में 1/3 स्थान आरक्षित हैं। राज्य विधानमंडल चाहे तो इस संख्या को बढ़ा सकता है, लेकिन कम नहीं कर सकता। यानी कि 1/3 स्थान तो आरक्षित ही हैं, उनमें कमी नहीं की जा सकती। अगर राज्य विधानमंडल चाहता है तो 1/3 की जगह 1/2 यानी 50% भी कर सकता है, वो उस पर डिपेंड है। बढ़ा सकता है बट कम नहीं कर सकता। उल्लेखनीय कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल में सन 2000 में पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन कर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। तो उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल ने सन 2000 में पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन कर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है पंचायतों का कार्यकाल। तो पंचायतों के कार्यकाल की जो बात है वो 243 का E3। पंचायतों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष के लिए निर्धारित है, अनुच्छेद 243E3। यदि इससे पूर्व समय में ही भंग किया गया तो 6 माह की अवधि में पूर्व ही पुनः चुनाव करा लिए जाएं। किंतु यदि भंग हुई पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया हो तो ऐसा चुनाव कराया जाना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सदस्यों के लिए योग्यता। तो कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने या सदस्य बनने रहने के लिए अयोग्य होगा यदि वह किसी प्रवृत्ति विधि से अधीन संवर्धित राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है, या 21 वर्ष की आयु से कम हो, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जो अयोग्य घोषित कर दिया गया है। नगरीय स्वशासन नगर पालिकाएं। तो अभी हमने यहाँ पर ग्राम पंचायतों की बात की थी, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नगर पंचायतों के बारे में। तो भारत में नगरीय शासन व्यवस्था भी प्राचीन काल से ही प्रचलन में रही है तथा इसे कानूनी रूप सर्वप्रथम 1687-88 में दिया गया, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक एक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो ब्रिटिश राज में अगर सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की बात करते हैं तो मद्रास शहर में की गई थी। बाद में 1726 के चार्टर अधिनियम के अधीन मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई के तीनों महानगरों में नगर निगम की स्थापना की गई तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 में नगरीय प्रशासन को हस्तांतरित विशेष सूची में शामिल किया गया। स्वतंत्रता के बाद 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरीय शासन के संबंध में संवैधानिक दर्जा दिया तथा संविधान में 9 का जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत और 74वें संविधान संशोधन में नगर पंचायत की बात यहाँ पर, या नगर पंचायत के बारे में यहाँ पर अधिनियम बनाया गया और इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं नगर पालिकाओं के गठन के बारे में। तो नगर पालिका परिषद यानी कि म्यूनिसिपल काउंसिल का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम का गठन किया जाता है। किंतु ऐसे नगरीय क्षेत्र जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरीय घोषित किया गया है, नगर पालिका गठन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 243 दा ऐसा बोलता है। नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में देखते हैं। तो किसी भी नगर पालिका में सभी स्थान नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिसे वार्ड कहा जाएगा। किंतु राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकती है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें नगर पालिका प्रशासन की विशेष ज्ञान या अनुभव हो, किंतु उन्हें नगर पालिका के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को उन नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों को उन नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जो पूर्णतः अथवा अंशतः उनके निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा हों। वार्ड समितियों के अध्यक्षों का ध्यातव्य है
कि ऐसे नगर पालिका जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 243 खा के अंतर्गत ये बात की जा रही है। स्थानों का आरक्षण, तो अनुच्छेद 243 न के तहत SC ST तथा स्त्रियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान पंचायतों के समान है। जैसे SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में स्थान आरक्षण होगा। इन स्थानों के आरक्षण का 1/3 स्थान सभी वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नगर पालिका के अध्यक्ष पद के आरक्षण संबंधी प्रावधान करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, परंतु राज्य विधानमंडल नगर पालिका सदस्य अध्यक्षों के पद हेतु पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने सन 2000 में अपने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। ठीक है। नगर पालिकाओं की अवधि के बारे में देखते हैं। नगर पालिकाओं की अवधि भी पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है। इसे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित की जाती है तो विघटित से 6 माह के भीतर उसके लिए चुनाव कराया जाना चाहिए। यदि विघटित नगर पालिका शेष कार्यकाल 6 माह से कम हो तो उसके लिए निर्वाचन आवश्यक नहीं है। नगर पालिका सदस्यों के लिए अयोग्यता, तो योग्यता कब होगी? यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होगा यदि वह संबद्ध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन अयोग्य हो, या यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा उसके अधीन जो अयोग्य है। परंतु कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। नगर पालिका के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय विधानसभा द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं का निर्वाचन। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का और उसके सभी निर्वाचनों का संचालन का अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण अनुच्छेद 243 का के तहत पंचायतों के लिए गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। नगर पालिकाओं की शक्तियां और प्राधिकार। अनुच्छेद 243 बा के तहत विधि बनाकर नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे। इनके द्वारा उपबंध व शक्तियां पालन करने संबंधी उपबंध, आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, ऐसे कार्यों को करना और ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करना जो उन्हें सौंपी जाए, जिसके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो 12वीं अनुसूची से सूचीबद्ध हैं। नगर पालिकाओं से जुड़े वित्तीय प्रावधान, कर शुल्क, फीसें और पथ कर अधिरोपित करने, संग्रहित करने तथा विनियोजित करने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत सकता है। आर्टिकल 223X। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नगर पालिकाओं के लिए राज्य की संचित निधि में सहायता अनुदान के लिए उपबंध कर सकता है। ठीक है। नगर पालिका द्वारा उनकी ओर से प्राप्त सभी करों को जमा करने के लिए नगर पालिका निधियों का गठन तथा ऐसे निधियों से धन को निकालने के लिए उपबंध कर सकता है। 12वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है नगर पालिका को लेकर। तो इसमें कौन कौन से देखिए विषय हैं। नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी है, भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं, सड़कें एवं पुल, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्य प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, कूड़ा करकट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक पहलुओं की अभिवृद्धि, समाज के दुर्बल वर्गों के लिए जिनके अंतर्गत दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति आते हैं, हितों का संरक्षण, गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल का मैदानों की व्यवस्था, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सौहार्द पहलुओं की अभिवृद्धि, शवगाड़ना और कब्रिस्तान, शमशान और विद्युत शौचागृह, काजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, जन्म मरण सांख्यिकी, जिनके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण से, लोक सुख सुविधाओं जिसके तहत पथ, प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं, वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनिमय। ये 18 जो विषय हैं ये आपके नगर पालिका परिषद के हैं और जो ग्राम पंचायत के विषय के थे 29 विषय। ठीक है। नेक्स्ट है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार आदि। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। ये शक्तियां निम्न है। 11वीं अनुसूची से संबंधित विषय, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन या स्टेट फाइनेंस कमीशन। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पुनर्विलोकन करने के लिए अनुच्छेद 243I 243 के तहत एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में राज्यपाल को अपनी सिफारिशें भेजती है। उन सिद्धांतों के बारे में जो विभिन्न राज्यों में पंचायती राज व्यवस्थाएं, संस्थाएं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम 2 स्तरीय में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति आता है, 3 स्तरीय में ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश। 4 स्तरीय में ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक पंचायत और जिला परिषद। अगर राज्य की बात करते हैं, किसी भी राज्य में एक स्तरीय पंचायती राज नहीं है। असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, यानी बताया गया है कि 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय। तो असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में राज्यपाल को अपनी सिफारिशें भेजती है। किसकी बात चली थी? राज्य वित्त आयोग की बात चली थी। तो देख लेते हैं। राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को शासित करता है। राज्य द्वारा वसूले गए शुल्कों, पथ करों और फीसों के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण को शामिल करता है। पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकने कर शुल्क, टोल टैक्स आदि की अवधारणा को शामिल करता है। राज्य का विधानमंडल वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों की अयोग्यता और उनके चयन को रीति विहित करता है। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात आती है। अनुच्छेद 243 टा या 243 के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। वो 243 आई के तहत था। कौन सा? वित्त आयोग। यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग 243 टा 8 के। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचनों के संचालन का निर्देशन व नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें व पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए विहित है। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। ज्ञातव्य है कि पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा होता है। ज्ञातव्य है कि नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करवाने में तथा निर्वाचन करने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत दिया गया है। पंचायतों के चुनाव संबंधी विवाद के इस विषय पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर अनुच्छेद 247 रड़ा के तहत रोक लगाई गई है। पंचायत चुनाव की चुनौती राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारियों एवं रीति के तहत किया जा सकता है। सहकारी समितियों के बारे में अब देखते हैं। सहकारी समितियों का दर्जा 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा प्रदान किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा ये सहकारी समितियों की बात की गई है? 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9B जोड़ा गया है जिसमें सहकारी समितियों की बात की गई है। ठीक है। इस भाग के अनुच्छेद 243 जेड एच, 243 या जा से 243 जेड टी तक सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सहकारी समितियों के प्रावधान की बात की गई है। पूरे आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? ये 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो था देश के आर्थिक एवं सामुदायिक विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 ईस्वी में। किस समिति ने सर्वप्रथम भारत में त्रिस्तरीय, तो मैंने बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय जो है पंचायती व्यवस्था की बात की थी। बलवंत राय मेहता द्वारा सुझाए गए पंचायती राज के 3 स्तरीय कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। संविधान के 73वें संशोधन पंचायतों को निर्देश दिए गए जाने वाले कार्यों की संसूची में जगह दी गई, तो 11 अनुसूची की बात की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कौन किसी क्षेत्र का पंचायत क्षेत्र निर्धारित करता है? तो राज्य सरकार करता है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो ये 73वें संविधान अधिनियम 1992 द्वारा। पंचायत में स्त्रियों को 1/3 का यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। किसी पंचायत के भंग होने पर 6 माह के भीतर कराया जाना चाहिए उसका चुनाव। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है प्रथम अधिवेशन की तिथि से। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो राजस्थान के नागौर में लागू की गई थी। नेक्स्ट आता है पंचायती राज व्यवस्था की जो समितियां हैं वो लिस्टेड यहाँ पर की गई हैं। पहली थी बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में आई। दूसरा संथानम समिति आई 1962 में। नेक्स्ट आदि कलिक समिति आई 1964 में। अशोक मेहता समिति 1977 में। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर GV राव समिति 1985 में। नेक्स्ट है LM सिंघवी समिति 1986 और फिर PK थुम्मन समिति 1989। ये इतनी समितियाँ पंचायती राज व्यवस्था को लेकर बनाई गई, तो आपको इन्हें याद रखना है। पंचायतों में महिलाओं के स्थान पर आरक्षण करने के लिए संविधान में संशोधन का बीड़ा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उठाया था। उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत पंचायती राज से संविधान 64वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। भारत में सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम का प्रारंभ गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। ठीक है। भारत एकमात्र ऐसा राज्य आंध्र प्रदेश है जहां अल्पसंख्यकों के लिए भी पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट है मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो तीनों याद रखने हैं आपको, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इसमें पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। नगर पालिका सदस्यों का चुनाव किस रीति से किया जाता है? तो प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में नगर पालिका संबंधी संवैधानिक प्रावधान किस तिथि से लागू हुआ? 1 जून 1993 से लागू हुआ। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर? तो मैंने बताया था कि मद्रास में की गई थी, वर्तमान जो कि चेन्नई है, 1687 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है परीक्षा उपयोगी प्रश्न, इसमें देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो एक एक टॉपिक करके जितने भी 8 या 10 टॉपिक हैं वो सारे के सारे टॉपिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है? तो यहाँ पर क्या है, अपने नगर क्षेत्र में निवासी सभी वयस्कों द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, वैसे इसका आंसर जो है इसमें आएगा 2 और 4। ठीक है, तो 2 मतलब अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचक सूची में शामिल सभी निर्वाचकों द्वारा। इसमें क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचक सूची में शामिल सभी निर्वाचकों के द्वारा, और दूसरा यहाँ पर अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचन से। ठीक है, तो ये होता है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? लखनऊ छावनी परिषद, कानपुर नगर निगम, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, ये आपका सुमेलित नहीं है। काकोरी आपका नगर पंचायत, तो ये आपका सब है, लेकिन गाजियाबाद नगर पालिका परिषद ये सुमेलित आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। समान सिविल संहिता के संबंध में, ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में आपको यहाँ पर देता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए संस्तुत नियम से किस कमेटी द्वारा दी गई थी? तो ये आपकी कमेटी जो संवैधानिक है, अशोक मेहता समिति के द्वारा दी गई थी। सॉरी, MS सिंधवी। हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय जो है बताया था कि द्विस्तरीय के बारे में उन्होंने बोला था। नेक्स्ट आज आपका आ जाता है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत दी? तो ये तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा इसका आंसर। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। नेक्स्ट आप आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये आपका यहाँ पर राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो 1/3 प्रतिनिधित्व की जो गारंटी है ये अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत देता है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो ग्राम सभा जो है ग्राम स्तर की पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत जो लोग होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा पंचायती राज पद्धति। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग है, एक है, क्या है? असंवैधानिक संस्था है, तो यहाँ पर हो जाएगी संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना को निर्धारित उपबंध करने का अधिकृत है? तो यहाँ पर हो जाएगा राज्य का विधानमंडल ही ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है ये लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए यहाँ पर अपनाई गई थी। नेक्स्ट आता है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन में दिया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा 21। नेक्स्ट है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो है आपका राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट आपका आता है, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर LM सिंघवी समिति है, अशोक मेहता भी, बलवंत राय मेहता भी, ये PV नरसिंहा समिति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर दिनेश गोस्वामी समिति, LM सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति, तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आता है, संविधान के किस भाग से पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है? तो भाग 9 की बात की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये नगर पंचायती राज से संबंधित है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्था में।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं सूची में पंचायतों के कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय की यहाँ पर बात की गई, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार ये बलवंत राय जी के मेहता को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है, तो राजस्व बंटवारे के लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है राज्य वित्त आयोग, आई थिंक, हाँ राज्य वित्त आयोग इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ये आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इसने बताया था। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। एल.एम. सिंघवी जो समिति है ये आपको इसने बताया था स्थानीय स्वशासन पद्धति। और जीवी के राव समिति ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की बात की थी। ठीक है, भारत के संविधान में पंचायतें नगर पालिकाओं के संबंध में 43वें और 74वें संशोधन जब हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव। ठीक है, नेक्स्ट आपका जाता है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होता है, तो पंचायती राज में लोगों को राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट है आपका, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में पंचायती राज प्रणाली की 2 अक्टूबर 1959 यानी कि नागौर जिले राजस्थान में सबसे पहले स्टार्ट किया था। भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ये मैंने बताया था कि नागौर राजस्थान में जो कि पड़ता है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो प्रशासनिक प्राधिकरण, ये आज का हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट आ जाता है, पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप से संगठित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन करता है, तो इसका जो प्रतिनिधित्व किया जाता है वो करता है, ये सभी इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसकी जो प्रमुख विशेषता वह है इसमें सरकार 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, बिल्कुल सही, सारे के सारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 40 की बात की जा रही है अगर पंचायती राज की बात की जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट, पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली कौन है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ग्राम पंचायत पंचायत समिति एंड जिला परिषद, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितने अवधि के अंतर निर्वाचन होंगे, तो 6 माह के अंदर आपके होने चाहिए। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी, तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की प्रतिमान की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान यहाँ पर भाग 9 का में है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, तो भाग 9 में की गई है। नेक्स्ट है, 73वें संविधान द्वारा भारत द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची यहाँ पर जोड़ी गई थी। जैसे किस संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, तो किसके अंतर्गत की गई पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली की पंचायती व्यवस्था की प्रणाली, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर महिला। 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष एवं मुक्त गुप्त मतदान। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है, तो यह है राज्य निर्वाचन आयोग, इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट आपका 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 5 साल होता है। नेक्स्ट है आपका 73वें संविधान संशोधन नियम किस तिथि से लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, इसलिए 24 को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज कब प्रारंभ हुआ, तो 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से। नेक्स्ट आपका, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था से आरंभ हुआ, तो आपको बताया था राजस्थान से, नागौर जिले से हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था का बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था, तो इसके सभापति कौन थे, तो ये आपके थे बलवंत राय मेहता, यानी ऑप्शन नंबर डी। जैसे पंचायत चुनाव कराने है तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये निर्णय जो है ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, मद्रास में 1687 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, तो तहसील स्तर पर पंचायत समिति कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, तो ये 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा 24,0202। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव होने चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में ग्राम पंचायतों की संस्था है गैर आबादी वाले गाँव से अधिक, गैर आबादी वाले, तो इसका आंसर हो जाएगा गैर आबादी वाले गाँव से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
और ये आप यहाँ आंसर शीट देख सकते हैं और इससे अपने क्वेश्चन और आंसर्स मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका पहला टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे यहाँ पर डिस्कस करेंगे और 7 से 8 दिन में आपका ये पूरा का पूरा कोर्स हम लोग यहाँ पर फिनिश कर देंगे, इस पूरी बुक को फिनिश कर देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।